हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू क्लास 24 RAS। तो आपके लिए एक सूचना है। हमारे यहाँ पिछले 1 डेढ़ महीने से ईओ और आरओ के लिए एक बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है, योद्धा बैच नाम से, जिसमें बहुत ही शानदार फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं। ये सुनील सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये शैतान जी सर हैं, जो आपको पहले भी ईओ आरओ के रूप में काम कर चुके हैं, अभी ये आरएस ऑफिसर हैं। और विकास सर हैं, ये पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देखें, यहाँ ज्वाइन करें जल्दी से। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम होने में, मतलब IORO की एग्ज़ाम की डेट शायद मई 2023 में आई है। तो आप जुड़ें जल्दी से, आपको फ़ायदा होगा। और कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, टाइम भी काफ़ी है, प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट होगा। और इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या इंक्लूड है। कोर्स फीचर में देखें, 200 घंटे प्लस का कोर्स चलेगा, वीकली टेस्ट होंगे, कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा, डाउट सेशन होगा, टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अप टू द एग्ज़ाम, और लाइव और रिकॉर्डेड आपको मटेरियल और लेक्चरर मिलेंगे। और प्रिंटेबल PDF हैं, 5+R का गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको दिया जाएगा। और साथ में इसमें देख सकते हैं आप क्या करें। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 24 की। ये आइकॉन ध्यान में रखना है इसका। उसके बाद आप ओपन करोगे इसको, तो यहाँ पे राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करना है, देन इसमें EORO सेलेक्ट करके अंत में आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, निश्चित ही आपको लाभ पहुँचाएगी ये। ठीक है, तो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल क्या हुआ था, टेक्निकल एक एरर आ गई थी। तो मैं क्लास लेता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा। बाद में पता लगा कि क्लास 5-7 मिनट ही हो पाई। तो हमें पढ़ना था एक्चुअली सॉलिड लिक्विड गैस पूरा पढ़ना था, लेकिन कल हम शायद सॉलिड ही पढ़ पाए थे। ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट से भी अच्छा कहेंगे, 2 इसके भाग होते हैं। कि मतलब सॉलिड 2 प्रकार से होता है। कैसे, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमोरफस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टलीय है, जो सुव्यवस्थित होता है अरेंजमेंट में, यानी जिसके अणु प्रॉपर लगे रहते हैं, एकदम शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। और अमोरफस, या उसको कहें हम क्या, अक्रिस्टलीय, वो क्या सुव्यवस्थित नहीं होता, उसके अणु तितर बितरे होते हैं ऐसे, कोई कहीं है कोई कहीं है, बेतरतीब तरीके से बिखरा हुआ फैला हुआ। और उसके उदाहरण थे, क्रिस्टलाइन का था डायमंड सबसे अच्छा उदाहरण। तो डायमंड खूबसूरत होता है, चमकता है, सुव्यवस्थित तरीके से होता है, इसीलिए वो क्रिस्टलीय सॉलिड का उदाहरण है। और वहीं अमोर्फस सॉलिड जो होता है, यानी अक्रिस्टलीय, वो ऐसा ही है भाई, बिगड़ा हुआ सा, खास तरीके से अरेंज नहीं है उसके अणु। तो उसके उदाहरण है रबर, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक बढ़ाते हैं आगे अपना। देखें आप, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव के बारे में। तो देखें आप, द्रव क्या होता है। तो द्रव एक ऐसी अवस्था है पदार्थ की, जिसमें जिस भी पात्र में रखे हो ना, उसी की आकृति ले लेगा। जैसे कि यदि आप पानी को बोतल में भरोगे, द्रव में उदाहरण में पानी का ले रहा हूं, बोतल में पानी भरा तो बोतल जैसा दिखाई देने लगा। यदि अन्य किसी बर्तन में भरा आपने पानी को, रखा हुआ पानी हो, तेल हो या कोई अन्य तरल हो, वो ऐसा ही आकार ले लेगा जैसा वो बर्तन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसीलिए कहते हैं इसकी कोई आकृति नहीं है, अनिश्चित आकार है। परंतु एक बात, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित है कैसे, कि यदि आप किसी बर्तन में 2 लीटर तेल भर रहे हो, 2 लीटर, और ये बड़ा बर्तन है उसमें भी 2 लीटर तेल भर रहे हो, तो भाई 2 लीटर ही आएगा इसमें। ऐसा नहीं कि ये पूरे बर्तन को भर देगा, 2 लीटर तेल है या पानी है, नहीं। मात्रा फिक्स है, मात्रा जितनी है उतनी ही रहेगी। कि 2 लीटर यदि पानी भरा है ना बोतल में, तो 2 लीटर पानी की बोतल को यदि आप दूसरे किसी बर्तन में खाली करोगे उस पानी को, तो 2 लीटर ही भर पाएगा वो उस बर्तन को। मतलब आयतन निश्चित है। ठोस में भी आयतन निश्चित होता है। परंतु ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। कि गैस की 1 लीटर की मात्रा बोतल में भरोगे तो बोतल में ही आएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप इस कमरे में छोड़ दोगे इस 1 लीटर गैस को, तो पूरे कमरे में समा जाएगी वो 1 लीटर गैस। और बाहर भी छोड़ोगे तो बाहर वातावरण में फैल जाएगी। मतलब कोई आयतन निश्चित नहीं होता है गैस का, परंतु तरल का होता है। आयतन निश्चित है, आकार नहीं है बस। आकार मतलब जैसे ही पात्र में रखोगे ऐसा ही आकार ग्रहण कर लेगा, परंतु आयतन निश्चित है, वॉल्यूम निश्चित है। और घनत्व गैस का अधिक होता है, परंतु ठोस से कम होता है। यानी गैस से अधिक घनत्व है तरल का, परंतु ठोस से कम है। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा। और मैं बार बार बता चुका हूं, घनत्व बच्चों होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जितना ज्यादा आयतन उतना घनत्व कम। तो भैया आयतन बहुत ज्यादा होता है तरल का ठोस की तुलना में, इसी कारण घनत्व कम होगा। ठीक है, दूसरा, संपीड़ितता बहुत कम। संपीड़ित हो सकता है, मतलब
तरल को आप दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, परंतु गैस से कम। सबसे ज्यादा संपीड़न गैसों का हो पाता है, सॉलिड में तो होता ही नहीं है। सॉलिड कैसे होते थे? असंपीड्य, कल पढ़ा था हमने, राइट। और एक बात कि ये स्ट्रक्चर देखो आप तरल की, इसको कहते हैं अंतराण्विक संरचना है ये ठोस तरल की। तो हमने देखा था जब ठोस की यदि अंतराण्विक संरचना हम बनाते हैं, देखें आप एक बार, देखो यदि आप ठोस की अंतराण्विक संरचना बनाते हो, जैसे मैंने ये अंतराण्विक संरचना बनाई ठोस की, तो उसके अणुओं में, ठोस के अणुओं में नाम मात्र का गैप होता है, पूरा ऐसे सटे हुए होते हैं कि ठोस के अणु होते हैं, कण होते हैं जिनसे मिलकर ठोस बनता है, उनके बीच में अंतर आणविक दूरी नगण्य होती है। इसी कारण उनके बीच में लगने वाला बल, अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, प्रबल। इसीलिए वो उनको जोड़े रखता है ठोस के अणुओं को। इसी कारण ठोस रिजिड होते हैं। रिजिड माने कठोर, ये रीजन है। अब तरल में देख लो आप, द्रव में देख लो, लिक्विड में कितना गैप है, देखो अणुओं के बीच में गैप है ना। तो गैप है, ये गैप जगह है, खाली स्थान, अर्थात तरल के अणुओं में अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। ठोस में सर्वाधिक अंतर आणविक बल, ठीक है, कारण पता है कि दूरी कम है ठोस के अणुओं में। और तरल विसरित होते हैं, फैलते हैं तरल। गैस तो बहुत ज्यादा फैलती, परंतु ठोस नहीं फैलता। विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। तब विसरण का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ के कण जब हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू करते हैं, उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर, इसको कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन इंग्लिश में। ठोस में तो होता ही नहीं हो, मानो आप, मान के चलो। द्रव में उससे ज्यादा, गैस तो बहुत ज्यादा विसरित होती है। और उदाहरण बहुत सारे हैं, जल, तेल, दूध, जूस, जितने भी आप देख रहे हो तरल पदार्थ, सारे उदाहरण आ जाएंगे द्रव अवस्था में। और सबको पता है, देखो आपको 10th क्लास और 9th क्लास की आप बुक पढ़नी है आपको, आरबीएससी की, सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं मुझे पता है, बट हमें एक स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री के, तो ये बेसिक होना चाहिए। और एक बात, मेंस में ये डायरेक्ट टॉपिक भी दिया हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है ये बहुत जनरल है, सबको आता है, पर फिर भी एक बार हम रिवाइज इसका करेंगे। अब हम गैस को देखते हैं। तो देखें आप, गैस में क्या होता है? आकार अनिश्चित है, बिल्कुल कोई आकार दिख ही नहीं रहा, बताओ कहाँ है? गैस को देख ही नहीं पाते हम, फील कर पाते हैं बस। तो आकार अनिश्चित होता है। वहीं आयतन भी अनिश्चित है। जब पानी को मैं कह रहा था 2 लीटर पानी है, उसको किसी भी बर्तन में रख लो, वो 2 लीटर ही आ पाएगा, 2 लीटर ही जगह घेर पाएगा। अर्थात उसका आयतन निश्चित होता है द्रव का, तरल का, परंतु गैस का नहीं होता है। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। यदि आप इस कमरे में 2 लीटर गैस लाओगे तो फैल जाएगी पूरे कमरे में। वहीं सिलेंडर में आप गैस देख लो, सिलेंडर में भरी पड़ी है, सिलेंडर में जो गैस भरी पड़ी है एलपीजी सिलेंडर में, उस गैस को आप बाहर निकालो, वहां भी फैल जाएगी वो। मतलब जितना भी आयतन दोगे वहां फैल जाएगी भाई। जैसे गैस में इस छोटे बर्तन में रखता हूँ, एक गैस में इस बड़े बर्तन में रखता हूँ, मात्रा बराबर है दोनों की, दोनों में मात्रा बराबर है। तो इसमें तो मान लो गैस ऐसे फैल गई, ऐसे। अब बड़ा बर्तन होगा तो वो दूरी बढ़ा लेगी, पर फैल पूरे बर्तन में जाएगी। तो मतलब वॉल्यूम निश्चित होता, अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट, राइट। और संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, यानी गैसेज को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में दबाया जा सकता है गैसेज को, राइट। और कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है, नगण्य। कैसे? क्योंकि इनके बीच में देखो, अणु देखो इसके, गैस के कितनी ज्यादा दूरी है, तरल से भी ज्यादा दूरी है अणुओं के बीच में। इसी कारण क्या होगा, इनके बीच में बल कम लगेगा, कमजोर बल होगा। और कमजोर बल होने के कारण ही तो अणु एक एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, दूर जा रहे हैं। इसीलिए तो गैस विसरित हो रही है, इसीलिए तो गैस डिफ्यूज हो रही है, इसीलिए तो ज्यादा आयतन घेर रही है, कि उसके बीच में जो कण है ना, कणों के बीच में बल बहुत कम है। और कारण क्या है? क्योंकि कणों के बीच दूरी ज्यादा है, अंतराण्विक दूरी ज्यादा है। दैट्स वाई अंतराण्विक बल कम है। जितनी ज्यादा अंतराण्विक दूरी, उतना कम बल लगेगा अंतराण्विक। और एक बात भाई, यदि आप दाब को बढ़ा दो, दाब को बढ़ा दो, मैं एरो, ऊपर वाला एरो मतलब ज्यादा, नीचे वाला एरो मतलब कम। ये हमारी नोट्स में हेल्प करते हैं छोटे छोटे शॉर्टकट से, कि ना मैं दाब को बढ़ा दूं बहुत ज्यादा और ताप को कर दूं बच्चों कम। दाब बढ़ाऊं, ताप को कम करूं, तो गैस के कणों को नजदीक लाया जा सकता है और गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी।
कि मैं दाब को तो बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, दाब बढ़ा रहा हूं मतलब उसको कंप्रेस कर रहा हूं, संपीड़ित कर रहा हूं, और गैस बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाती है। दाब को बढ़ाया, तापमान को कम किया, गैस संपीड़ित हो जाएगी और द्रव अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। उदाहरण बताओ क्या है? एलपीजी गैस, और कौन सी? सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ईंधन के रूप में काम में आ रही है कि जब दाब को बढ़ाकर तापमान को कम करके गैस के अणुओं को पास लाया जाता है तो गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है, और ईंधन के रूप में हम उदाहरण देख सकते हैं। अब देखें अगला कि द्रव की, देखो जनरली नॉर्मल बात होती है ना, सामान्य, देखो बहुत अंतर होता है, वर्डों का हेर फेर हो जाता है। सामान्य द्रव की तीन अवस्थाएं, सामान्य किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सामान्य। परंतु चरम अवस्थाओं में, चरम, चरम कंडीशन है किसकी? ताप और दाब की। ताप और दाब की चरम अवस्थाएं मिले, कैसे? चरम का मतलब समझ लो आप, कहीं भी आ जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। चरम का मतलब होता है या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, या तो अति कर दी या बिल्कुल ही नहीं। कैसे? या तो मैं संती हो जाऊंगा, साधु संत, बिल्कुल सज्जन, या मैं गुंडाई हो जाऊंगा, समझ रहे हो? या तो मैं बिल्कुल ही बदमाश बनना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक, या तो मैं क्रिमिनल ही बनना चाहूं, या मैं संती बनना चाहूं। ये चरम सीमाएं दोनों, समझ रहे ना? एक जनरल उदाहरण है कि किसी चीज की, किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी थिंग पे, किसी भी विचारधारा में, कहीं भी, या तो ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा, या बहुत कम, दैट इज द चरम। तो एक्सट्रीम कहते हैं इसे, कहते हैं ना, या तो मैं आतंकवादी बनना चाहूंगा भाई, आतंकवादी मतलब लड़ाकू टाइप में, भयंकर ही भाई दिन भर, या मैं ऐसा हो जाऊंगा बिल्कुल सज्जन भाई, मैं तो कुछ नहीं कहता किसी से लाइक। तो ये दोनों ही अवस्था चरम अवस्थाएं हैं। साइंस में आप समझो इसको कि या तो ताप है जो बहुत ज्यादा, करोड़ों डिग्री में, या बिल्कुल कम, ऐसी दाब की चरम सीमा, या तो दाब बहुत ज्यादा या दाब बिल्कुल कम। तो इसको कहते हैं चरम सीमाएं। और ये चरम सीमाएं जब आती हैं ताप और दाब की, तो ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं पदार्थ की अन्य दो अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक तो प्लाज्मा, देखें आप, एक प्लाज्मा, एक बीईसी। ये सामान्य नहीं मिलती, पर चरम अवस्थाओं में ताप और दाब की भी ये दो अन्य अवस्थाएं द्रव की पाई जाती हैं। तो देखो आप, द्रव्य की, नॉट द्रव, द्रव तो तरल होता है, राइट? द्रव्य या पदार्थ कहें उससे बढ़िया, मैटर। तो देखो प्लाज्मा है चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो ध्यान रखना ये कुछ भी नहीं है, गैस ही है, आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा आयनीकृत गैस है, आयनीकृत, यानी आयनीकृत का मतलब समझ जाओ आप, प्लस और माइनस, कि पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाती है, धनायन या ऋणायन में। और ये होता कहाँ है पता है? जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कि तापमान बहुत ज्यादा है, उसके कारण गैस आयनित हो जाती है। और सबसे अच्छा उदाहरण कि इतना टेम्परेचर नॉर्मली कहाँ मिलता है? बहुत ज्यादा, करोड़ों में। कहाँ मिलता है? सूर्य में, तारों में। तारा, सूर्य भी तो एक तारा है। तो तारों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण गैस आयनीकृत रूप में पाई जाती है। उदाहरण ले हमारे सूर्य का, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन संलयन करती है, नाभिकीय संलयन, तो हीलियम बनाती है। पर वो हीलियम हो चाहे हाइड्रोजन, वो गैस नॉर्मल गैस नहीं होती, वो प्लाज्मा के रूप में होती है। यहाँ लिखा भी होगा, देखो ये रहा। उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है और इनमें चमक होती है, बिल्कुल चमकीला होता है एकदम, चमक, ऋणायन और धनायन के रूप में। और टेम्परेचर जहाँ ज्यादा है वहां पे, क्यों चरम बोल रहा है कि ताप और दाब की चरम दशाओं में ही ये दोनों अवस्थाएं सस्टेन हो पाती है, रह पाती है या बन पाती है अवस्था। तो प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, आयोनाइज्ड गैस है। और इसके डेली लाइफ के उदाहरण जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, और नियोन बल्ब, कहीं पर लिम्स टाइप में क्वेश्चन आ जाए, नेचुरली तो कहाँ पाई जाती है? सूर्य में, तारों में, राइट? और डेली लाइफ में देखें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, उसमें पाई जाती है, और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है, राइट? और आपने ये नाम भी सुना होगा, प्लाज्मा टीवी आ रहे हैं। तो पहले एलईडी एलसीडी टीवी चल रहे थे, आजकल प्लाज्मा टीवी आ रहे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा एकदम उच्च क्वालिटी टाइप में। तो उनमें भी यही प्लाज्मा होता है कि गैस वहाँ आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, ज्यादा चमकीली होती है। ओके, तो ये प्लाज्मा कंडीशन है, ये चौथी अवस्था है। लास्ट में पढ़ते हैं पांचवी अवस्था। ये बहुत विशेष है, और अभी इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है, ऐसा नहीं, अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो आज से 100 सवा 100 साल पहले हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, और उनके साथ आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन जी,
इन दोनों ने, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, इन्होंने आज से 100 साल पहले इस पदार्थ की खोज की थी। पर उस समय इसका नाम इन्होंने बीईसी नहीं रखा था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन्होंने नाम नहीं दिया था। इन्होंने तो इसकी बस एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, तब ये निकल के आया था। उस समय इन्होंने नाम नहीं दिया, बस एक रिसर्च करी और छोड़ दी करके, ज़्यादा उसके डीप में नहीं गए। उन्होंने अपनी थ्योरी दी और भूल गए, क्योंकि पहले लोग अपने काम में इतने मशगूल रहते थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमको कोई ज़्यादा नाम मिले या इस प्रकार से कोई हमें कोई जाने, रिकॉग्निशन करे। इसीलिए शायद वो कार्य की इतनी गहराई में डूब पाते थे अपने कार्य की। उन्हें कोई ये मतलब नहीं होता था कि लाइक भाई मुझे कोई जाने, उन्हें तो काम से प्यार था। तो बाद में देखो रिकॉग्निशन मिलती है, प्रकृति जरूर देती है उन्हें। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो इस बात को। तो देखें आप कि इन्होंने सबसे पहले, इन दोनों ने इनके बारे में खोज की, इस थ्योरी के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे चरम अवस्था मिलेगी। बताऊंगा मैं कौन सी चरम अवस्था है यहाँ पर। तो एक पदार्थ और होता है जो भी उन्होंने नाम दिया उस समय। पर बाद में सन 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक कार्नेल, कैटरले और वेमेन ने इसकी खोज को आगे बढ़ाया। और उन्होंने बताया कि भाई ये जो पदार्थ है ना, ये तब बनता है जब नॉर्मल गैस है, कोई सामान्य गैस या सामान्य वायु कह सकते हो आप, कि सामान्य वायु का 1 लाखवां भाग, सामान्य वायु का घनत्व लें, उसका 1 लाखवां भाग लें और उसको ठंडा करें बहुत ही कम टेम्परेचर पे। बहुत कम टेम्परेचर यानी चरम सीमा तापमान की। ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही चरम है। तो इन्होंने कहा सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग जितने घनत्व वाली गैस या वायु को आप क्या करो, ठंडा करो, तो भैया बीईसी बन के आता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ बन के आता है कोई। उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उनके सम्मान में उसका नाम दिया पदार्थ का, कि उन्होंने उसकी सबसे पहले खोज इन दोनों ने की थी साहब। दोनों महान वैज्ञानिक थे, नो डाउट। और भी इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया 2001 में इनको तीनों ने की थी, कैटरले, विमेन और तीसरा नाम कार्ले है ना, कार्ले, राइट, बिल्कुल, कार्नेल, कैटरले और विमेन। और एक बात, इनको 2001 में इसका फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो कभी क्वेश्चन आ जाए बीईसी के रिलेटेड, क्योंकि नया टॉपिक है, मतलब नया नया है, ये एकदम अपडेटेड है। आज भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी भी चल रही है। इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, सर्न के बारे में पढ़ना आप, CERN, आपको और भी पता लगेगा इंटरेस्टिंग फैक्ट। 5 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड हमने पढ़ लिया, लिक्विड के बारे में जान लिया, जनरल पढ़ रहे हैं हम, बहुत बेसिक है ये। गैस पढ़ ली भाई, 3 हो गई, 3 सामान्य अवस्था। उसके बाद हमने पढ़ा प्लाज्मा क्या होता है, और लास्ट में बीईसी। थोड़ा इनके बारे में हमें पता तो रहे एटलीस्ट, ये चौथी अवस्था कौन सी है पदार्थ की, और पांचवी कौन सी है। तो पांचवी अवस्था कौन सी है, बीईसी। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, बीईसी, राइट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक है। अब हम नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, जो कल हम कम पढ़ा था। कल मुझे लग रहा था शायद क्लास हो रही है, पर बीच में हो गया टेक्निकल एरर। तो आज हम थोड़ा 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो, पर अब पढ़ लेते हैं। अब देखें, द्रव की अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती हैं, मतलब क्या है, सिंपल, कि भाई ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, गैस ठोस में बदल सकती है, ठोस गैस में बदल सकता है, मतलब तीनों जो अवस्थाएं। अब आप कहोगे सर प्लाज्मा और बीईसी कहाँ गए, वो भी तो द्रव्य हैं। पर मैंने एक बात है, वो सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, वो तो विशेष परिस्थितियों में बन रहे हैं, या उनको विशेष परिस्थितियां देकर बनाया जा रहा है। तो इनकी ही बात आती है जब अंतर परिवर्तन आता है, इंटरचेंज की, इंटर कन्वर्जन, कि आपस में सॉलिड लिक्विड गैस जब बदलते हैं, कि सॉलिड लिक्विड में या सॉलिड गैस में या गैस सॉलिड में या लिक्विड में बदल रही है, इसी को कहते हैं अवस्थाओं का, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, सिंपल। तो देखो आप, ठोस द्रव में बदल सकता है, क्या कहते हैं उसे, ठोस जब पिघलता है, देखो ठोस बदल गया द्रव में, इस प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। इनके बारे में बताऊंगा दोबारा भी डेफिनेशन। बीच बीच में ये पॉइंटर कई बार एरर कर जाता है, बट आप पेशेंस रखें, ऑल विल बी वेल विद टाइम, ठीक है, ठीक है। देखो ठोस बदल रहा है द्रव में, क्या हो रहा है, ठोस बदल रहा है द्रव में, यानी ठोस को गर्म करने पर
वो द्रव में बदलेगा, ऑब्वियसली बात है भाई। लोहे की रॉड है, ठोस है, गर्म करो आप, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तरल पदार्थ बन जाएगी, मोल्टन लोहा बन जाएगा, पिघला हुआ लोहा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। अगली स्लाइड में मैं इनकी डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ। और मैं ये जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ आप समझे, क्योंकि बहुत बेसिक है, इससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम इनका इंट्रो ले रहे हैं बस कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक है। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ठोस बदलता है द्रव में संगलन प्रक्रिया के माध्यम से। अब वहीं दूसरी ओर कि द्रव को दोबारा मैं ठोस बनाना चाहूँ तो जमा दो, द्रव को फ्रीज कर दो आप, तो जम जाएगा, तो दोबारा ठोस बन जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं देखता हूँ द्रव को, अब मुझे पानी को या तरल पदार्थ को, द्रव को गैस में बदलना है, तो मैं उसको गर्म कर दूंगा, वाष्पीकरण कर दूंगा, द्रव है जो गैस में बदल जाता है। देखा ही होगा आपने पानी का भाप में बदलना। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये भाप बनी है ना, भाप को दोबारा पानी में बदल दूं, द्रव में बदल दूं, तो संघनन कर दो, कंडेंसेशन। और आपने देखा होगा, आप गैस पर, स्टोव पर पानी रखो, बाउल में या बर्तन जिसी में, गर्म करो उसको, भाप बन जाएगा। उसके बाद आप भाप को, भाप बन रही है, उसको ढक दो बर्तन को, बर्तन ढक दो और गैस को कर दो बंद। थोड़ी देर बाद आप देखना, थोड़ी देर बाद देखोगे पानी की जो मतलब जो बर्तन आपने ढका था पानी के बर्तन पे, उसकी प्लेट पे देखोगे पीछे की साइड जिधर से ढका हुआ था, वो पानी की बूंदें आ जाती हैं। कैसे हुआ ये संघनन प्रक्रिया से हुआ कि गैस द्रव में बदल जाता है। क्यों, जब आप बॉयल कर रहे थे पानी को तो टेम्परेचर था ज़्यादा, तो बॉयल हो रहा था, भाप में बदल रहा था। जैसी द्रव को गैस बंद करी और पानी, इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हम हीट से गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी गर्म कर सकते हैं, करते हैं ना कैटल में, इलेक्ट्रिक कैटल आती है, पर यहाँ हम गैस से कर रहे हैं। हमने जो ऊष्मा दी थी द्रव को, अब वो बंद कर दी। और फिर क्या हुआ, जैसी पानी की प्लेट, पानी के ऊपर प्लेट ढकी, तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। किनका, भाप का टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि अब सप्लाई नहीं मिल रही है ऊष्मा की। उससे क्या हुआ कि पानी की जो गैस थी वो पानी की बूंदों में तब्दील हो गई, सिंपल। और उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। अब दूसरी बात कि क्या ठोस भी डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। जनरली क्या होता है पता है, कि जनरली क्या होता है, ठोस को गर्म करो तो तरल में बदलता है, तरल को गर्म करो तो गैस में बदलेगा। यानी ठोस को गैस में बदलने से पहले तरल बनना पड़ता है जनरली। पर एक दो या 2-4-5% ऐसे पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाते हैं, ठोस से सीधे गैस में, उसको कहते हैं प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। इनकी अगली स्लाइड में मैं डेफिनेशन बताऊंगा, पेशेंस रखें आप, चिंता नहीं करें, सब चीज होंगी पूरी, है ना, बिलीव करें आप। ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसको, इंग्लिश में सब्लिमेशन, राइट। और उदाहरण बताओ इसका सब्लिमेशन का, ऐसा पदार्थ बताओ और याद करो आप जो सीधे ठोस से गैस में बदलता है। कपूर भाई, कपूर जलाते हैं, देखा है आपने, ठोस होता है, सीधा जल के गैस में बदल जाता है, कोई तरल पदार्थ नहीं छोड़ता वो तो। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब दूसरी बात कि मुझे जो ठोस से गैस बनाना है उसको दोबारा गैस से ठोस में बदलना है, तो निक्षेपण प्रक्रिया करवाते हैं, निक्षेपण, कि दोबारा गैस को ठोस में तब्दील करवाया जाना, निक्षेपण। तो ये याद होना चाहिए चार्ट आपको, क्योंकि ये हमारे मेंस का पार्ट भी है, ध्यान रखना आप, तो आ सकता है। अब इनकी जो रिलेटेड डेफिनेशन हैं जो हमने इस प्रक्रिया में देखी हैं, ठोस से द्रव बदल रहा है, द्रव से गैस में, या ठोस गैस में, या गैस ठोस में, तब कुछ डेफिनेशन हमारे सामने आई हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ और उनका देखते हैं। देखो आप, पहले हमने देखा था संगलन, तो संगलन क्या था, गलने की प्रक्रिया, सिंपल, संगलन, गलना, फ्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। तो संगलन माने गल रहा है कोई चीज, यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यहाँ देखो संगठन लिख दिया, पता नहीं कैसे, ठीक है, संगलन पता लग गया कि कोई चीज गल रही है, यानी ठोस गल रहा है, ठोस पे गल रहा है। अब एक बात बताइए आप, क्या कोई चीज आप गर्म करने लग गए, ठोस को गर्म कर दिया आपने, क्या वो तुरंत ही द्रव में बदल जाएगा। भाई मैंने लोहे की रॉड को गर्म किया, तो क्या वो 5 मिनट बाद ही पिघल जाएगी, द्रव बदल जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक किसी वस्तु के गलनांक बिंदु तक टेम्परेचर नहीं पहुंचाओगे ना आप, देखो प्रत्येक वस्तु का अपना एक गलनांक बिंदु होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्रत्येक वस्तु का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी एक ऐसा तापमान, एक तापमान की एक ऐसी बिंदु, ऐसा रेंज जिस पर वो उबलना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। उबलने से भी ज्यादा, क्यों, उबलना अलग चीज है, पिघला रहे हैं हम, उबलेगा तो तरल पदार्थ, उबलना नहीं कहेंगे, सॉरी, क्योंकि उबलेगा का मतलब है तरल पदार्थ उबल रहा है, यहां तो हम पिघला रहे हैं,
उबाल नहीं रहे, पिघला रहे हैं। देखो वर्ड में अंतर है। नॉर्मली हम कुछ भी कह सकते हैं सामान्य लाइफ में, पर साइंस की परिभाषा में देखें तो हम उसको पिघला रहे हैं किसी ठोस को। ठोस पिघलता है, द्रव उबलता है। अंतर है ना वर्डों का, है ना, कई बार हो जाते हैं ऐसे, पर याद रखना है कि ठोस पिघलता है, द्रव उबलता है। काम दोनों में एक ही हो रहा है, दोनों को ही हीट दे रहे हो आप, दोनों को ही गर्म कर रहे हो, पर अंतर है शब्दावली में, राइट। तो गलनांक बिंदु तक टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी कोई वस्तु पिघलना शुरू होती है। यानी एक ऐसा तापमान, तापमान का एक ऐसा बिंदु जिस पर पहुंचकर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। सपोज उदाहरण लेते हैं नॉर्मल सा, किसी का गलनांक बिंदु 80 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब तक उस पदार्थ को, उस ठोस को 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नहीं दोगे, नहीं पिघलेगा वो। तो यही गलनांक बिंदु है, सिंपल। और एक बात, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। अब आता है ऊर्ध्वपातन। एक वर्ड आया था ऊर्ध्वपातन हमारे बीच में, कब आया था? जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो रहे थे। ठोस जब तरल अवस्था में बिना तब्दील हुए, नॉर्मली क्या होता है, ठोस बदलता है तरल में, तरल बदलता है गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है, ठोस पदार्थ जब बिना तरल अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और उदाहरण के लिए कपूर, जो घरों में जलाते हैं कपूर, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन सब्लिमेशन की। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है बताओ? वाष्पीकरण क्या होता है? वेपराइजेशन, यानी पानी जब भाप में बदल रहा है, यानी जब तरल पदार्थ को आप उबाल रहे हो, जब उबालोगे तो वो भाप में बदलेगा, ऑब्वियसली बात है। गर्म कर रहे हो आप तो भाप बनती है, देखें आपने, उसी प्रक्रिया वाष्पीकरण कह देते हैं। कि पानी को, पानी से, पानी तो हम जनरल उदाहरण ले रहे हैं, पर नॉर्मली कहेंगे द्रव पदार्थ को, किसी भी द्रव पदार्थ को जब आप गर्म करते हो तो वो भाप में बदल जाता है, या उससे भी बढ़िया गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। अब ये कब संभव होता है? जैसे हम किसी चीज को गला रहे थे तो उसके लिए गलनांक बिंदु तक टेम्परेचर देना अनिवार्य था। ऐसे ही यहां किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, यहां किसी चीज को आप भाप में बदल रहे हैं, वाष्पीकरण करवा रहे हैं, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर देना आवश्यक है। अर्थात क्वथनांक बिंदु तक का टेम्परेचर दोगे ना, तभी वो भाप में बदलना शुरू होगा, वरना नहीं होगा। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदलता है, मतलब पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे पानी गर्म तो हो सकता है, पर उबलेगा नहीं, भाप में नहीं बदलेगा। तो भाप क्या है? पानी का गैस में बदलना। पानी गैसीय अवस्था पानी की भाप कहलाती है। और इसको बदलने के लिए, पानी की बात करेंगे नॉर्मल, पानी को भाप में बदलने के लिए उसको कम से कम क्वथनांक बिंदु तक का टेम्परेचर अनिवार्य है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और उससे नीचे नीचे पानी गर्म तो हो जाएगा, परंतु भाप में नहीं बदलेगा, गैसीय अवस्था में नहीं बदलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि पानी उबलना शुरू कर दे, गर्म तो वैसे ही हो जाएगा, वो हो सकता है 80 डिग्री पे भी गर्म हो जाए, परंतु भाप में तभी बदलेगा जब जब क्वथनांक बिंदु तक का टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक नई डेफिनेशन, संघनन, कंडेंसेशन। संघनन क्या था कि मैंने तरल पदार्थ को गर्म किया, भाप में बदल गया, फिर मैंने क्या किया, उस बर्तन को ढक दिया किसी प्लेट से, तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि भाप पानी की बूंदों में, पानी की बूंदों के रूप में उस प्लेट के नीचे जमा हो जाती है। दिस इज द संघनन, कंडेंसेशन। कि जब द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस द्रवीय अवस्था में, नॉट द्रव गैस अवस्था में। मैं भी काफी जल्दी करता हूं, देखें, जब गैस द्रव्य अवस्था में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। और सबसे अच्छा उदाहरण भाप वाला, कि भाप बन रही है पानी से, भाप के ऊपर आप, मतलब बर्तन में जिसमें भाप बन रही है उसको ढक दो प्लेट से, थोड़ी देर बाद देखना आप ऊष्मा की सप्लाई बंद कर दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वहां पे प्लेट के नीचे छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। और एक उदाहरण याद करो, ये तो हमको सबको पता है। दूसरा उदाहरण, गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर थोड़ा अधिक है, तब एक पानी का ग्लास लेना आप, जिसमें आइस पानी हो, मतलब आइस वाटर हो, ठंडा पानी हो, एकदम बिल्कुल चिल्ड कहते हैं, जैसे आप फ्रिज में से निकाला, उसको रख दो बाहर थोड़ी देर के लिए। आप देखोगे कि ग्लास पानी के बाहर पानी की बूंदें आ जाती है, वो भी संघनन है, क्योंकि वहां भी गैस द्रव में बदल रहा है।
सोचना इस बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहां पे कई लोगों को लगता है कि यार ये पानी, जो गिलास के बाहर पानी की बूंदें आ रही थी ठंडे गिलास के बाहर, उनको लगता है कहीं कि ये पानी अंदर का है, गिलास के भीतर का पानी बाहर आ गया। कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गिलास में कोई लीक थोड़ी है जो बाहर बूंदें आ गई पानी की। पर वो संघनन हो रहा है, क्योंकि बाहर की वायु गर्म है। भाई गिलास के बाहर की वायु गर्म है, अंदर ठंडा है। जब वो गर्म वायु ठंडे के कांटेक्ट में आएगी तो अपनी ऊष्मा को त्याग कर देगी वो बाहर की वायु। बाहर की वायु, पानी का गिलास है, दोबारा समझ लो, पानी का गिलास है, उसमें ठंडा पानी भरा पड़ा है, फ्रिज वाला एकदम चिल्ड वाटर, बाहर आपने रख दिया गर्मी के मौसम में, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप क्या देखते हो, बाहर ऊष्मा, बाहर वायु गर्म है। वो वायु गर्म जैसे ही उस पानी के गिलास के कांटेक्ट में आएगी ठंडे पानी के, तो क्या होगी, खुद का टेम्परेचर भी तो कम होगा उसका। ठंडे के कांटेक्ट में आएगी तो टेम्परेचर डाउन होगा उस बाहर जो गर्म वायु थी। गर्म वायु जब अपना लूज करेगी, टेम्परेचर तापमान कम होगा, तो वो गैस से द्रव अवस्था में बदल जाएगी और पानी की बूंदों के रूप में उस पानी के गिलास के चारों ओर जमा हो जाएगी। देख लेना आप। और हमको कई बार ये लगता है कि यार ये पानी बाहर अंदर का, ये बर्फ का पानी बाहर आ गया, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास में कोई लीक नहीं है। ये प्रक्रिया होती है संघनन। और अंत में एक बात, अंत में हमने देखो क्या देखा, काफी जल्दी की मैंने, बट सिंपल है, ये आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ पे, जो हम वहीं इतना ही समय देंगे जहाँ जितनी आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप सब सीरियस एस्पिरेंट है, शायद आपको ये आवश्यकता भी नहीं हो पढ़ने की, पर एक बार जरूर है पढ़ना, है ना। देखें आप कि मैंने ठोस को बदला द्रव में, ठीक है, द्रव को बदला गैस में, गैस को बदला ठोस में, या ठोस को गैस में, ऐसे वैसे कैसे भी ले लो आप, ठीक है भाई, तीनों बदल रहे। तब क्या होता है, किसी भी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए या तो पदार्थ को ऊष्मा चाहिए, सिंपल देखना, पदार्थ अपनी अवस्था बदलना चाह रहा है, कोई सी भी, चाहे ठोस हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों इंटरचेंजेबल है, कोई सा किसी में बदल सकता है। तब अवस्था बदलने के लिए कोई ना कोई ऊष्मा चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, या ऊष्मा त्याग कर दे, या तो ऊष्मा चाहिए उसे पदार्थ को, या वो त्याग कर दे। दो कंडीशन है। अब मैं दोनों कंडीशन का उदाहरण बताता हूं। देखो कि ये मेरा पानी का बाउल है, पानी भर रखा है मैंने इसमें, नीचे मैंने आग जला रखी है ऐसे, तो ये बदल रहा भाप में, यानी मेरा तरल पदार्थ गैस में बदल रहा है। तो मैंने क्या किया, तरल पदार्थ को मैंने ऊष्मा दी, ऊष्मा प्रदान की। भाई मैंने पानी को गर्म किया तो ऊष्मा दी पानी को, तब वो किस में बदला, गैस अवस्था में। अब दूसरी बात, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस जो गर्म पानी है ना, इसको मैं ढक देता हूं किसी लिड से, प्लेट से मैंने ढक दिया, बहुत बड़ी प्लेट लगा दी मैंने अजीब सी, मान लो आप ये प्लेट है, ये बर्तन था पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने लिड से ढक दिया ये, ठीक है भाई, ढक दिया प्लेट से। अब क्या होगा, मेरी जो भाप थी वो पानी में बदल गई, पानी के रूप में, दोबारा देखा होगा आपने सबने। तो यहां क्या किया बताओ, या गैसीय अवस्था ने ऊष्मा का उत्सर्जन किया, ऊष्मा का उत्सर्जन किया, यानी भाप ने ऊष्मा को अपनी छोड़ दिया, उत्सर्जित कर दिया, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, इसीलिए वो गैस से द्रव में बन गई। और यहां इस केस में नीचे वाले में, यहां देख रहे हो आप भाप वाले में, यहां पे तापमान बढ़ाया मैंने द्रव का, इसीलिए वो गैसीय अवस्था में बदला। अर्थात एक बात समझ में आई कि किसी भी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए या तो ऊष्मा को दे दो या ले लो, या तो ऊष्मा का अवशोषण करा दो पदार्थ को, या ग्रहण कर लो उससे, या तो त्याग करवा दो या उसको अवशोषित करवा दो, दो ही कंडीशन है। और इस कंडीशन को ही बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। सिंपल, कुछ भी नहीं होता। गुप्त ऊष्मा बहुत सिंपल है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो जाए या ग्रहण कर ली जाए, दोनों ही कंडीशन में गुप्त ऊष्मा कहलाती हो। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा का त्याग या अवशोषण गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा देने पर ही पदार्थ अवस्था बदल पाता है। सिंपल, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। पर कई लोगों को ये लगता है, मैंने मतलब जनरली मुझे देखा है या पढ़ा है कि कई लोग ये मान के चलते हैं कि गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि पदार्थ को ऊष्मा देना तभी वो अवस्था बदल रही है। ऐसा नहीं है। कई बार ऊष्मा दोगे तब अवस्था परिवर्तन होगी, जैसे पानी को गर्म करके भाप में बदला था, क्यों गैस में बदल गया हो। कई बार ऊष्मा छोड़ी जाती है पदार्थ द्वारा,
जैसे भाप ने ऊष्मा छोड़ी तरल में बदल गया, तो वह छोड़ रहा है, देख लो दोनों ही केस में वो गुप्त ऊष्मा है वो। ठीक है, छोड़ी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आराम से वीडियो को देखना, समझ में आएगा। कुछ दिन में हम बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के। ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।